हे गाइस, दिस इज सोनू अहलावत लेकर आ चुका हूं दी करंट अफेयर शो का एपिसोड नंबर 37, जिसमें हम लास्ट वीक यानी कि 27 जून से लेकर 4 जुलाई तक के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट इवेंट्स को डिटेल के साथ डिस्कस करने वाले हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहां पर हम फालतू का कुछ भी डिस्कस नहीं करते। जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट होता है, केवल वही हम डिस्कस करते हैं। और स्पेशली यूपी ट्रिपल पीईटी, एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, ग्रुप डी या फिर जीडी या फिर एनटीपीसी वालों को कहना चाहूंगा, अब आप एवरी संडे दी करंट अफेयर शो के हर एक एपिसोड को फॉलो करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि एग्जाम आपके आ ही चुके हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के एपिसोड का पीडीएफ फाइल आपको वे टू सक्सेस के टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मिल जाएगा। तो चलिए यार, आज का एपिसोड कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग है, फटाफट शुरू करते हैं। तो चलिए बात करते हैं आज के एपिसोड के फर्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट करंट इवेंट के बारे में। पाकिस्तान के जैकोबाबाद शहर ने किया दुनिया का सबसे ज्यादा तापमान दर्ज। फ्रेंड्स, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, यानी कि पाकिस्तान में एक डिस्ट्रिक्ट पड़ती है सिंध, वहां पर एक टाउन पड़ता है जिसका नाम है जैकोबाबाद। यहां पर हाल फिलहाल में दुनिया का सबसे ज्यादा तापमान दर्ज किया गया है और तापमान ह्यूमन टॉलरेंस से कहीं ज्यादा बढ़ चुका है, यानी कि जो इंसान का शरीर है वो भी तापमान को सहन नहीं कर पा रहा है। यहां पर जो तापमान दर्ज किया गया है इन गर्मियों में, वो देखिए, उच्चतम तापमान लगभग 52.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। अगर फ़ारेनहाइट में देखें, लगभग 127 फ़ारेनहाइट के आसपास ये टेम्परेचर रहा है, जो कि फिलहाल दुनिया का सबसे ज्यादा टेम्परेचर मेजर किया गया है यहां पर। ठीक है, तो हॉटेस्ट सिटी बन गई है ये दुनिया की। मैं आपको दिखा देता हूं कि ये पड़ता कहां पर है, जो जैकोबाबाद है। ये देखिए, ये आप मैप देखिए, इंडिया और पाकिस्तान अफगानिस्तान का मैप है। ये हमारा इंडिया हो गया, यहां पर राजस्थान हो गया, यहां पर हमारा गुजरात पड़ गया। ये पाकिस्तान है और जो ये आप देख रहे हैं टिक मार्क, छोटा सा यहां पर जैकोबाबाद लिखा हुआ है, क्योंकि एक टाउन है, छोटी ही जगह है और इसके आसपास और भी कुछ डिस्ट्रिक्ट वगैरह है। ठीक है, तो ये यहां पर पड़ता है, यानी कि यहां पर सीमा खत्म हो रही है पाकिस्तान की, यहां पर गुजरात शुरू हो रहा है और यहां पर ये जैकोबाबाद सिटी है। अब कारण क्या है इस यहां पर इतना टेम्परेचर दर्ज होने का? क्या कारण है इसका? कारण यह है कि जो ये सिटी है या शहर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास पड़ती है, यानी कि जो कर्क रेखा है उसके आसपास ये शहर पड़ता है। अब आपको पता होना चाहिए, जो कर्क रेखा है वो पाकिस्तान से होकर नहीं गुजरती, ठीक है, वो यहां से नीचे नीचे होकर गुजर जाती है। लेकिन इसके आसपास होने की वजह से यहां पर टेम्परेचर ज्यादा दर्ज किया जा रहा है, क्योंकि गर्मियों के टाइम पर जो फिलहाल टाइम चल रहा है, सूरज इस शहर के सबसे ज्यादा नजदीक होता है, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा गर्मी यहां पर पड़ती है। यहां का जैकोबाबाद का जो न्यूनतम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था, यानी कि जो सबसे कम टेम्परेचर, वो लगभग -3.9 डिग्री सेल्सियस, लगभग 25 फ़ारेनहाइट के आसपास यहां पर न्यूनतम टेम्परेचर मेजर किया गया था लगभग। तो फ्रेंड्स, फिलहाल ये देखिए, और जो मेजर किया गया वेट बल्ब टेम्परेचर मेजर किया गया है, लगभग 35 डिग्री के आसपास बैठेगा वेट बल्ब। तो याद रखिएगा, फिलहाल जो हॉटेस्ट सिटी बन गई है दुनिया की, वो कौन सी बन गई है? जैकोबाबाद। एक बार इंडिया की कुछ हॉटेस्ट सिटीज के बारे में भी देख लेते हैं। राजस्थान के अंदर फालोदी एक शहर पड़ता है, जहां पर 51 डिग्री सेल्सियस मेजर किया गया टेम्परेचर। साथ ही राजस्थान के अंदर चूरू एक शहर पड़ता है, 50.2 डिग्री सेल्सियस मेजर किया गया। और राजस्थान के अंदर ही तीसरा शहर बीकानेर पड़ता है, जहां पर 49.5 यहां पर किया गया है। तो बाकी की और कुछ सिटियां दिल्ली के अंदर भी कम नहीं है, 46.8 डिग्री सेल्सियस है। तो यार जबरदस्त टेम्परेचर हो रहा है, गर्मी ने मतलब बिल्कुल धुआं धुआं कर रखा है। नेक्स्ट करंट इवेंट के बारे में देख लेते हैं। पुष्कर सिंह धामी बने उत्तराखंड के अगले मुख्यमंत्री। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करंट इवेंट है। आने वाले टाइम में एसएससी के जितने भी एग्जाम होंगे या फिर रेलवेज के, उनमें ये क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाएगा ज्यादा से ज्यादा शिफ्ट में। ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि कुछ ही टाइम के अंदर, 5-6 महीने के अंदर ही 3 मुख्यमंत्री बदले जा चुके हैं उत्तराखंड के अंदर। देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में 4 जुलाई को फाइनली जो नए सीएम बने हैं उत्तराखंड के, वो कौन बन गए हैं? पुष्कर सिंह धामी, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और ये उत्तराखंड के 11वें सीएम बन गए हैं। उत्तराखंड की जो स्थापना हुई थी वो लगभग 9 नवंबर 2000 में हुई थी और 20-21 साल में ही यहाँ पर 11 सीएम बदले जा चुके हैं। इनसे पहले एक सीएम थे जिनका नाम था तीरथ सिंह रावत, जो कि 10वें सीएम थे और केवल 4 महीनों तक ही इन्होंने शासन किया। मार्च में इन्होंने अपना पद संभाला था, लेकिन हाल ही में 2 दिन पहले इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद पुष्कर सिंह धामी ने अपना पद संभाला है। और तीरथ सिंह रावत जो मार्च में सीएम बने थे, उनसे पहले जो सीएम थे वो त्रिवेंद्र सिंह रावत थे, जो कि 9वें सीएम थे। ठीक है, तो हाल ही में तीरथ सिंह रावत ने कुछ संवैधानिक उलट पलट चलते इस्तीफा इनको देना पड़ा और फिर फैसला हुआ कि जो विधायक हैं
उनको ही सीएम का पद दिया जाएगा। और जो पुष्कर सिंह धामी है ये 2 बार लगातार विधायक भी रह चुके हैं। और खास बात यह है कि ये उत्तराखंड के पहले सबसे युवा मुख्यमंत्री, लगभग 45 ईयर के आसपास इनकी एज है। तो याद रखिएगा ये चीज इंपॉर्टेंट है। 2-3 चीज मैंने आपको बताई और साथ ही एक और बता दूं, जो राज्यपाल है उत्तराखंड की वो ये है बेबी रानी मौर्य। बेबी रानी मौर्य उत्तराखंड की राज्यपाल है। ये 3-4 करंट इवेंट इनसे ही बन गए। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने किसानों के लिए आत्मनिर्भर कृषि ऐप लॉन्च किया। हाल ही में फ्रेंड्स सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसानों के लिए एक ऐप लॉन्च किया। मैं कल ही न्यूज में देख रहा था, जिसका नाम इन्होंने रखा है आत्मनिर्भर कृषि ऐप। इसमें क्या होगा, जितने भी किसान हैं खेती बाड़ी करते हैं उनको खेती से रिलेटेड जानकारी प्रदान करने के लिए, चाहे वो मौसम की रिपोर्ट हो, वेदर रिपोर्ट हो या फिर कुछ भी और रिपोर्ट हो, इसमें कुछ विभाग रहेंगे जो कि जानकारी प्रोवाइड करेंगे, जिसमें से एक हमारा कृषि विभाग है जो कि इस एप्लीकेशन में, इस मोबाइल ऐप में किसानों को जानकारी प्रदान करेगा कृषि से रिलेटेड। साथ ही मौसम विभाग है, मौसम की जानकारी देगा कि मौसम कैसा रहने वाला है, कब बारिश होगी, कब ज्यादा धूप पड़ेगी, ताकि किसान पहले से ही तैयारी कर सके। साथ ही इसरो रहने वाला है, साथ ही नेशनल वाटर इंफॉर्मेटिक सेंटर रहने वाला है, ठीक है, जो पानी से रिलेटेड जानकारी इनको देता रहेगा। भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र भी इसमें जानकारी देने वाला है। यानी कि किसानों की हेल्प करने के लिए, अच्छी फसल पैदावार करने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है, जिसका नाम रखा है आत्मनिर्भर कृषि ऐप। क्वेश्चन ये बनेगा कि इस ऐप को कौन सी सरकार ने लॉन्च किया? तो केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर कृषि ऐप को लॉन्च किया है, किसानों के लिए इस ऐप को लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। फ्रेंड्स हाल ही में 1 जुलाई गई है, तो इसी दिन राष्ट्रीय डॉक्टर डे मनाया गया। ये दिन क्यों मनाया जाता है? साफ मतलब है, दुनिया के अंदर, भारत नहीं दुनिया के अंदर ही डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया गया है, भगवान के समान इनको सम्मान दिया जाता है। तो 1 जुलाई को भारत के अंदर डॉक्टर को सम्मान प्रदान करने के लिए, क्योंकि हर एक इंसान की, हर एक मरीज की इतनी हेल्प करते हैं, तो इनको भगवान का दर्जा दिया गया है। तो एक दिन रखा गया है 1 जुलाई को, कोई सभी डॉक्टर्स को सम्मान दे, ठीक है, उनके कार्यों की सराहना करें, ठीक है। और इस बार जो इसका थीम था नेशनल डॉक्टर डे का, वो था सेव द सेवियर्स। नोट कर लीजिएगा, थीम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 जुलाई को ये तो पता चल गया नेशनल डॉक्टर डे मनाया जाता है, लेकिन थीम क्या था एग्जाम में, ये भी तो पूछा जाएगा। तो सेव द सेवियर्स इस बार इसका थीम था। नेक्स्ट है, 3 जुलाई को विश्व भर में इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे मनाया जाता है। हर साल ये मनाया जाता है और वर्ल्ड वाइड मनाया जाता है। हाल ही में 3 जुलाई गई है, तो इसी दिन इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे मनाया गया। ये इसलिए मनाया जाता है लोगों के अंदर जागरूकता फैलाने के लिए, लोगों को अवेयर करने के लिए कि जो प्लास्टिक बैग है उनका इस्तेमाल करना कितना हानिकारक हो सकता है आजकल इन्वायरमेंट के लिए और हमारे लिए भी, क्योंकि प्लास्टिक जबरदस्त पोल्यूशन फैलाती है और इनको नष्ट भी नहीं कर सकते। तो प्लास्टिक का इस्तेमाल जितना हो सके उतना कम करें। लोगों को इस तरीके का मैसेज देने के लिए यह दिवस मनाया जाता है, ठीक है। ये देखिए, प्रतिवर्ष विश्व भर में वर्तमान में करीब 40,000 करोड़ प्लास्टिक की थैलियों का इस्तेमाल होता है। एक साल में दुनिया में 40,000 करोड़ प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल होता है। तो जितना कम हो सके उतना प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल किया जाए, इसलिए 3 जुलाई को विश्व भर में प्लास्टिक बैग फ्री डे मनाया जाता है। क्लियर है, समझ गए ना। नेक्स्ट है, 1 जुलाई को भारतीय स्टेट बैंक का स्थापना दिवस मनाया जाता है। मेरा कोई एग्जाम था, शायद एसएससी स्टेनोग्राफर 2016 या फिर 17 में मैंने एग्जाम दिया था। उसमें ये एग्जैक्टली क्वेश्चन पूछा गया था कि जो स्टेट बैंक है उसकी स्थापना कब हुई थी, या फिर जो अधिग्रहण हुआ था इसका स्टेट बैंक का वो किस सन में हुआ था। ये क्वेश्चन था, ठीक है, सन पूछा गया था वहां पर। उस टाइम पर मुझे शायद ये नहीं पता था, ठीक है, आरबीआई का मुझे पता था। तो फ्रेंड्स इसमें पूछा है कि 1 जुलाई को भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना दिवस मनाया जाता है। ये तो क्लियर हो गया कि 1 जुलाई को स्थापना हुई थी भारतीय स्टेट बैंक की। तो इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। मैंने क्लियरली लिख दिया ताकि आप भी नोट कर सके। आज ही के दिन 1955 को भारत सरकार ने इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का अधिग्रहण कर इसका नामकरण भारतीय स्टेट बैंक, यानी कि 1 जुलाई 1955 को एक बैंक था, उससे पहले 1955 से पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, इसको ओवरटेक कर लिया था गवर्नमेंट ने और उसको एक नया नाम दिया था भारतीय स्टेट बैंक। तो 1 जुलाई 1955 को भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना हुई थी, इसलिए हर साल 1 जुलाई को भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्लियर है ये चीज, नोट डाउन कर लीजिएगा। एक और चीज मैं आपको बता दूं, वो भी करंट से रिलेटेड एग्जाम में पूछ लिया जाता है। फिलहाल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन है? स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है, फोटो भी लगाया हुआ
हुआ है मैंने? दिनेश कुमार खरा। ये फिलहाल एसबीआई के चेयरमैन है। ये नियुक्तियां बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती है, नोट करिएगा। एसबीआई के चेयरमैन कौन है? दिनेश कुमार खरा। नेक्स्ट है डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने अग्नि प्राइम आधुनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। हाल ही में डीआरडीओ ने उड़ीसा के तट पर एक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, जो कि अग्नि मिसाइल के बारे में आपने सुना होगा। अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4, अग्नि 5, उसी की सीरीज की एक मिसाइल है। एकदम आधुनिक एडवांस लेवल की मिसाइल है, जिसको इन्होंने नाम दिया है अग्नि प्राइम मिसाइल। इसका सफल परीक्षण कर लिया है। कहां पर क्या है? उड़ीसा के तट पर क्या है? पहले तो यही चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है। सफल परीक्षण में पता चला है इस मिसाइल की जो रेंज है अग्नि प्राइम की, वो लगभग 2000 किलोमीटर रेंज है। और इस मिसाइल को जो तैयार किया गया है, इस मिसाइल के अंदर जो फीचर्स हैं, ठीक है, वो अग्नि 4 यानी कि जिसकी रेंज लगभग 4000 किलोमीटर है, और साथ ही अग्नि 5 जिसकी रेंज लगभग 5000 किलोमीटर है, उसके ही अकॉर्डिंग तैयार किया गया, यानी कि उन्हीं की स्पेसिफिकेशन इसमें डाली है। इसलिए इसको थोड़ा सा और एडवांस इन्होंने बना दिया है, यानी कि वही इसमें प्रॉपर नेविगेशन सिस्टम लगाया हुआ है, जीपीएस ट्रैकिंग, इसमें सारा कुछ सिस्टम लगाया हुआ है, जो कि ये जिसकी वजह से ज्यादा एडवांस हो जाती है। तो बस ये याद रखेगा कि डीआरडीओ ने एक और सफल परीक्षण कर लिया, जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर है अग्नि प्राइम के नाम से उड़ीसा तट पे। नेक्स्ट है गोवा बना भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य। ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई ऑल इंडिया के ऊपर। वैसे तो वर्ल्ड वाइड ये रिपोर्ट जारी की जाती है, क्योंकि वर्ल्ड वाइड एक चैरिटी चलता है, ठीक है, जानवरों की रक्षा करने के लिए, डॉग की रक्षा करने के लिए, ठीक है। तो हाल ही में रिपोर्ट जारी की गई भारत के ऊपर, जिसमें पता चला है कि गोवा भारत का ऐसा पहला राज्य बन गया है जो कि रेबीज मुक्त राज्य है। रेबीज कब होती है? यानी कि जब कुत्ता किसी को काट लेता है तो रेबीज हो जाती है उसको, ठीक है, और उसकी वजह से मृत्यु भी हो जाती है, यानी कि मौत भी हो जाती है इंसान की। तो रेबीज मुक्त राज्य कौन बन गया है? गोवा। अब देखिए, एक मिशन रेबीज चलता है, जो कि चलाया था यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम सरकार ने चलाया था। मिशन रेबीज एक चैरिटी थी, यानी कि जो जानवरों की रक्षा करती थी, उनकी सुरक्षा करती है, ठीक है। उसी के तहत ये मिशन भारत में भी चला हुआ था, और इसके तहत गोवा पहला रेबीज मुक्त राज्य बन चुका है। नेक्स्ट है स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 में देश के 100 शहरों में इंदौर और सूरत शहर पहले स्थान पर रहा। लगभग 6 साल हो गए हैं फ्रेंड्स स्मार्ट सिटी मिशन को लॉन्च हुए। 6 साल पहले लॉन्च हुआ था। लगभग 100 सिटी इसमें सिलेक्ट की गई थी स्मार्ट सिटी के तौर पर, ठीक है। उनमें इनोवेशन किया गया, ठीक है, उनमें ट्रांसफॉर्मेशन किया गया, चीजों को एडवांस किया गया, मॉडर्नाइज उन शहरों को किया गया। अब हर साल यार एक कॉन्टेस्ट होता है, स्मार्ट सिटी अवार्ड कॉन्टेस्ट होता है, ठीक है, जिसमें जो सबसे बेस्ट होती है, सबसे क्लीन और सबसे मॉडर्नाइज सिटी होती है, उनको प्रॉपर अवार्ड दिया जाता है, उनको प्रॉपर रैंकिंग दी जाती है। तो इस बार भी तो 6 साल हो चुके हैं, और इसके उपलक्ष्य में 2020 के अवार्ड की रिपोर्ट जारी की गई है 100 शहरों में से। नंबर 1 पर जो आया है वो मध्य प्रदेश का इंदौर शहर आया है। उसी के साथ साथ पहले स्थान पर इन्होंने रखा है सूरत शहर को, गुजरात के। ये सबसे साफ, सबसे इनोवेटिंग, सबसे मॉडर्नाइज शहर साबित हुए इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। सबसे ज्यादा जो अवार्ड मिले हैं वो मध्य प्रदेश के कुछ शहरों को मिले हैं, जो कि इस चीज को लेकर खरे उतरे हैं स्मार्ट सिटी मिशन के तहत। सबसे ज्यादा अवार्ड मध्य प्रदेश को मिले हैं। तो रैंक 1 तो इंदौर को ही मिली है स्मार्ट सिटी कॉन्टेस्ट 2020 में, यानी कि 100 में से नंबर 1 पर इंदौर और गुजरात है। इंदौर और उसी के साथ साथ सूरत गुजरात का एक शहर है। क्लियर है? तो अवार्ड सूरत को भी मिला है। नेक्स्ट है INS विक्रांत होगा वर्ष 2022 में तैनात होने वाला भारत का पहला विमान वाहक पोत। विमान वाहक पोत उसे कहते हैं, यानी कि जो एयरक्राफ्ट कैरियर होता है, यानी कि इस टाइप का, जो कि एक पानी का जहाज होता है और जिसके ऊपर इंडियन नेवी के, इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट लैंड करते हैं, यानी कि कैरियर होते हैं, ठीक है। तो इसका नाम है INS विक्रांत। जो इसकी खास बात यह है, और करंट इवेंट भी इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये पूरी तरीके से मेड इन इंडिया है। मेड इन इंडिया के तहत इसको बनाया जा रहा है। कहां पर बनाया जा रहा है? इसको कोची केरल में बनाया जा रहा है। देखिए, यह विमान पोत कोची शिपयार्ड केरल में बनाया जा रहा है, ठीक है। कोचिन शिपयार्ड में बनाया जा रहा है, कोची केरल में। INS विक्रांत, जिसे स्वदेशी विमान वाहक IAC-1 के नाम से भी जाना जाता है। विमान वाहक मैंने आपको बता दिया, एयरक्राफ्ट कैरियर को बोलते हैं इंग्लिश में विमान वाहक, और इसका दूसरा नाम IAC-1 है। INS विक्रांत 2022 में
तैनात होने वाला है भारत का पहला विमान वाहक पोत, यानी कि भारत द्वारा निर्मित किया गया, यानी कि मेड इन इंडिया का पहला विमान पोत है जो कि भारत में तैनात होगा 2022 में। कहां पर बनाया जा रहा है? कोची में बनाया जा रहा है, केरल शिपयार्ड में, क्योंकि मेड इन इंडिया है ना कंप्लीटली, इसलिए भारत का पहला मेड इन इंडिया एयरक्राफ्ट है ये। बीसीसीआई का बड़ा फैसला, यूएई में खेला जाएगा T20 विश्व कप। मैं आपको पहले भी कई एपिसोड में बता चुका हूं, जो T20 वर्ल्ड कप है ये पहले अक्टूबर 2020 ऑस्ट्रेलिया में होने वाला था, लेकिन फिर कोविड-19 आ गया और आईसीसी ने कंफर्म कर दिया अब जो ये टूर्नामेंट होगी इसको पोस्टपोन किया जा रहा है और 2021 में इस टूर्नामेंट को आयोजित किया जाएगा और इंडिया इसको होस्ट करेगा, यानी कि इंडिया में होने वाली थी ये टूर्नामेंट। अब फाइनली कंडीशन आपको पता है 2021 में कोविड-19 की सेकेंड वेव इंडिया में आ चुकी थी और अब फाइनली बीसीसीआई ने यह अनाउंसमेंट कर दी है कि जो 2021 का ये टूर्नामेंट है वर्ल्ड T20 वर्ल्ड कप, अब इसको यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात और ओमान होस्ट करेगा। ये टूर्नामेंट अब यूएई में खेली जाएगी और बाकी के जो आईपीएल के मैचेस बचे हुए हैं पहले उनको भी खेला जाएगा। तो फाइनली बीसीसीआई ने डिसीजन ले लिया है और इसकी न्यूज यानी कि ये इंफॉर्मेशन आईसीसी को भी बीसीसीआई ने दे दी है। तो ये इंपॉर्टेंट करंट इवेंट हो जाते हैं, आने वाले एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जाएगा कि T20 वर्ल्ड कप कहां पर आयोजित किए जा रहे हैं। आपको पता होना चाहिए यूएई में किए जा रहे हैं। कब से कब तक होंगे? ये 17 अक्टूबर से स्टार्ट होंगे, 14 नवंबर 2021 तक चलने वाले हैं। इसमें साथ ही 16 टीम पार्टिसिपेंट रहेगी, यानी कि 16 टीम इसमें खेलने वाली। आपको पता ही होगा अगर आप लवर हो क्रिकेट, और साथ ही आपको पता होगा सौरभ गांगुली बीसीसीआई के प्रेसिडेंट है और साथ ही ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं यह सेक्रेटरी यानी कि सचिव है बीसीसीआई के, जय शाह इनका नाम है और सबसे यंगेस्ट सचिव रहे हैं अब तक ये बीसीसीआई के। और हेडक्वार्टर बीसीसीआई का वानखेड़ा स्टेडियम आपको पता है मुंबई महाराष्ट्र इंडिया के अंदर पड़ता है। तो ये चीज तो बेसिक सी है, पता ही होगा। बात करते हैं लास्ट करंट इवेंट के बारे में। ब्रिटेन ने हाल ही में राइट टू रिपेयर कानून लागू कर दिया है और ऐसा करने वाला ये पहला देश बन गया है। समझ लेते हैं राइट टू रिपेयर है क्या फ्रेंड। जितने भी बिजली के उपकरण हैं जैसे कि टीवी हो गया, फ्रिज हो गया या फिर वॉशिंग मशीन हो गई या फिर और भी जितने भी हैं, ठीक है, जो कंपनी उसको निकाल रही है यानी कि जिस कंपनी की वो प्रोडक्ट है तो उसको कस्टमर को ये कानूनी तौर से स्पेयर पार्ट्स उसके प्रोवाइड करने पड़ेंगे। ठीक है, राइट टू रिपेयर यानी कि जो कस्टमर है वो प्रोडक्ट खरीद रहा है उसके पास ही अधिकार होगा कि वो उस प्रोडक्ट के ओरिजिनल स्पेयर पार्ट ले सके कंपनी से और उसको रिपेयर कर सके। इसका फायदा ये रहेगा जो बिजली के उपकरण हैं उनकी जो लाइफ टाइम है वो लगभग 10 साल तक बढ़ जाएगा, यानी कि एक उपकरण कम से कम 10 साल तक तो चलेगा। इसका फायदा ये होने वाला है राइट टू रिपेयर। अब जैसे कि देखिए हमारे पास एक वॉशिंग मशीन है, वो सैमसंग का वॉशिंग मशीन है, अगर उसका कुछ भी स्पेयर पार्ट खराब हो जाता है, एक बार ऐसी प्रॉब्लम आई थी, ठीक है, एक छोटी सी पाइप की ही प्रॉब्लम थी, वो कहीं पर नहीं मिला, ठीक है, यानी कि उस प्रॉपर ब्रांड का मतलब जो उसका मॉडल है वॉशिंग मशीन का वो कहीं पर नहीं मिला। ऑल इंडिया में कहीं पर हमने पूरी कोशिश की लेकिन नहीं मिला। और अब ब्रिटेन ने यह कानून लागू कर दिया कि जिस कंपनी का वो प्रोडक्ट है कस्टमर को उस प्रोडक्ट के सभी स्पेयर पार्ट भी प्रोवाइड करने पड़ेंगे अगर कस्टमर डिमांड करता है, अगर कस्टमर उसको रिपेयर करता है। कस्टमर के पास राइट टू रिपेयर होना चाहिए, ये नहीं कि प्रोडक्ट मिल नहीं रहा, उसके स्पेयर पार्ट नहीं मिल रहे हैं, प्रोडक्ट किसी और कंपनी का है और किसी और मतलब लोकल कोई भी स्पेयर पार्ट उसमें लगा दिया, वो ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। अगर प्रोडक्ट में ओरिजिनल सेम कंपनी का स्पेयर पार्ट लगाया जाए तभी उसकी लाइफ टाइम बढ़ सकती है, तभी वो 10-12 साल चल सकती है। तो इसीलिए ये कानून इसने निकाला है राइट टू रिपेयर। क्लियर है? वॉशिंग मशीन वाला मैंने आपको एग्जांपल दिया था और वही आ गया, कुछ इसी टाइप का हमें भी प्रॉब्लम आ रही थी। तो चलिए फ्रेंड्स, फाइनली ये था आज का लास्ट करंट इवेंट। आई होप आपने एंजॉय किया होगा, पसंद आया होगा। और यार उम्मीद तो करता हूं अब तक, क्योंकि इतने सारे एपिसोड हो गए हैं कि यार आपने बहुत सारे नोट्स बना लिए होंगे। लगभग आधा नोटबुक तो आपके पास भर गई होगी जिसमें 10 महीने के करंट इवेंट आपने नोट कर लिए होंगे। अब बताइए यार, आप किसी एग्जाम में जब करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे क्या आप उसको छोड़ दोगे? अगर आपके पास नोट्स बन गए होंगे, बस आपको लगभग 4-5 घंटे लगेंगे, एक नजर मारनी है अपनी नोटबुक के ऊपर और सभी करंट इवेंट आपके माइंड में एकदम न्यू हो जाएंगे। तो यही फायदा होता है नोट्स बनाने का। और कमेंट करके बताइएगा कि आज के एपिसोड में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट करंट इवेंट आपको कौन सा लगा। तो चलिए, वीडियो में इतना ही था। पसंद आयो लाइक करिएगा, शिकायत यही रहती है लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते और कमेंट भी नहीं करते। कमेंट करिए, मैं आपकी प्रॉपर कमेंट्स पढ़ता हूं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।